हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ और इनका जो निधन है वो 1324 ईस्वी में। यदि इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान है ग्राम पटियाली, जिला एटा और उत्तर प्रदेश। यानी इनका जन्म पटियाली ग्राम में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन था। यानी जो अमीर खुसरो हैं उनका पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन। ठीक है। इनके गुरु का नाम देखेंगे तो इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। ये पूछा गया है तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपनाम की बात करेंगे इनका तो इनके उपनाम है तोता ए हिंद, तूती ए हिंद, तुर्क ए अल्लाह, कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। इन्हें इन उपनामों से जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है अमीर खुसरो की रचनाएं। देखिए अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नूर सिपहर, आशिक, हालाते कन्हैया। तो देखिए इनकी जो पहेलियाँ हैं, यानी अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी हैं उनमें इन्होंने कई तरह की पहेलियाँ लिखी हैं। तो हम इनकी आपको एक दो पहेलियाँ बताते हैं। एक पहेली इनकी है कि श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। यानी ये इस तरह की पहेलियाँ हैं जिनमें उनका उत्तर इसी में छुपा रहता है, जिसे अंतर लापिका कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने एक होती है बहिर्लापिका, जिसका उत्तर ऐसी पहेली होती है जिसका उत्तर हमें बाहर से सोचना रहता है, यानी वो पहेली में उसका उत्तर नहीं रहता है। जैसे खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। तो इसका क्या होगा आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। अब देखिए जो मुकरियाँ हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी मुकरियों में जैसे क्या होता है कि इसमें प्रश्नोत्तर तो रहते हैं लेकिन उसका जवाब इंसान मुकर कर देता है। और जो मुकरियाँ होती हैं इन्हें अलंकार शास्त्र में इसे अपहनुति अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको एक या दो इनकी जो मुकरियाँ हैं आपको सुनाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि मुकरियाँ कहते किसी हैं। देखिए एक मुकरी इनकी है कि मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना कोई दिशा, ए सखी साजन ना सकी सीसा। यानी यहाँ पर वो अपने सखी से क्या करती हैं, अपने जो साजन कहती तो हैं अपने साजन के बारे में, लेकिन उसको छुपा कर क्या कर लेती हैं, कह देती हैं नहीं साजन नहीं, ये शीशे की बात कर रही हूँ। इसी तरह एक और मुकरी है प्रसिद्ध है कि वह आए तब शादी हुई, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सके साजन ना सकी ढोल। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस तरह जो है अपने चालाकी से बुद्धिमत्ता से अर्थ को क्या किया है, छुपा लिया है। ठीक है। तो ये होती है मुकरियाँ, ये सब उनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है अमीर खुसरो के संबंध में विशेष तथ्य। देखिए जो विशेष तथ्य होते हैं यहाँ से हमेशा से प्रश्न बना है, तो आगे भी इससे प्रश्न बनने की अधिकतर संभावनाएं हैं। तो यहाँ से जो भी पॉइंट है हम लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इनको खुसरो सुखन की उपाधि सूफी संत इजुद्दीन द्वारा दी गई। यानी देखिए जो अमीर खुसरो हैं इनको खुसरो सुखन की उपाधि किसने दिया, तो सूफी संत इजुद्दीन ने दिया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि इन्हें ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। यानी एकमात्र कवि जो आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखते थे, इन्हें किसने कहा है, तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। आगे है अमीर खुसरो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेधावी एवं सुकवि कहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो उन्होंने मेधावी एवं सुकवि कहा है और रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि अपने गुरु के निधन पर अमीर खुसरो ने क्या कहा। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिहार जो शिक्षक भर्ती थी उसमें ये प्रश्न आया था कि ये कथन है उन्होंने किसके बारे में कहा था। तो उन्होंने अपने गुरु के निधन पे ये कहा था कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई जय देश। तो ये जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो ने अपने गुरु के निधन पर
कही थी। यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब मतलब जो इनके गुरु थे, यानी इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था, ये तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु के निधन पर कहा था, लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया हैं उन्होंने एक बात कही थी अमीर खुसरो के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि जब खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने क्या किया है संसार में, उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कौन? अमीर खुसरो, जिसको उन्होंने इतने योग्य बनाया था कि उन्होंने अच्छे अच्छे गज़ल, सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ करके नाम कमाया, अपना भी और अपने गुरु का भी नाम रोशन किया। तो ऐसा कहना था निजामुद्दीन औलिया का, जो कि क्या थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। देखिए, जो रचनाएं इन्होंने की हैं तो उनके बारे में जो विशेष तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, हमने उस पर विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि नूह शिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किस रचना में मिलता है? तो नूह शिपहर में मिलता है। दूसरा इसमें है कि खुसरो ने हिंदी की प्रशंसा आशिक नामक रचना में की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खुसरो हैं उन्होंने हिंदी की जो प्रशंसा है अपनी किस रचना में किया है? तो आशिक में किया है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि खालिक बारी शब्दकोशीय रचना है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो की कौन सी रचना ऐसी जो शब्दकोशी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से 1918 में मौला रशीद अहमद सलीम ने करवाया। यानी जो इनका हिंदी रचनाओं का जो प्रथम संकलन है वो जवाहर खुसरवी नाम से 1918 में मौला रशीद अहमद सलीम ने कराया। और उन्होंने ये कराया कहाँ से था? तो अलीगढ़ से प्रकाशित कराया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे इसमें एक पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का जो द्वितीय संकलन था वह 1922 में ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी पचाड़ी सभा काशी से कराया था। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग खुसरो ने किया। देखिए, हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है अमीर खुसरो के संबंध में आलोचकों के कथन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसमें 2-4 कथन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं। पहला कथन है कि इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ऐसा कहना किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, जो आलोचकों के कथन होते हैं हमें उन्हें उत्तर रटना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको एक भी कथन याद नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं? कीवर्ड पकड़ते हैं। तो देखिए, इसमें उक्त वैचित्र जो शब्द है ये कीवर्ड है। यदि आपको किसी भी कथन में उक्त वैचित्र दिखे तो आप ये मान लीजिए, और पहेलियों मुकरियों की बात की है तो आप ये मान लीजिए कि ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। और उन्होंने किसके बारे में कहा है? अमीर खुसरो के बारे में कहा है। अब दूसरा कथन देखिए, खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा। अब आपको इसको कैसे याद करना है? अब आपको ये याद रखना है कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं, यानी हिंदी के पहले कवि खुसरो को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और इस तरह आपको कथन भी याद होगा और फैक्ट भी याद होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखेंगे जो तीसरा कथन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य की रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी मिलती है, वे सही अर्थों में जन कवि थे। देखिए, अब ये पूछेगा कि अमीर खुसरो को जन कवि किसने कहा है? तो बाबू गुलाब राय। इस तरह हमें कथन भी याद होंगे और फैक्ट भी याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला कथन इसमें है कि उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। खालिक बारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कथन है। यहाँ से इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि जो हिंदी की जो त्रिवेणी है उसमें और कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो एक अरबी और एक फारसी है। ठीक है, और आप ये देखिएगा कि जो कथन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कथन में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कीवर्ड की तरह काम करेंगे, जैसे हिंदी को आसीन किया। तो आप याद रखेंगे कि उन्होंने साहित्य के तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर आसीन किया। तो इन तरह के जो कीवर्ड होते हैं उनसे आप जो है ये जो कथन होते हैं आलोचकों के उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये खुसरो के बारे में समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो जो लौकिक साहित्य की जो और रचनाएं हैं
उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।